अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं अपनी पहली वीडियो में आपको कुछ पाकिस्तान के क़याम की कुछ मुश्किलात पे बात हो चुकी है दो पर। अब तीसरी मुश्किल कि मुहाजिरीन की आमद। सवाल ये पैदा हुआ कि हिजरत क्यों करनी पड़ी। ये तो चॉइस दिया गया था कि भाई अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में रह लें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आ जाएं। तो अपनी मर्जी से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान आना चाह रहे थे हिंदुस्तान से, और बहुत सारे हिंदू और सिख अपनी मर्जी से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जाना चाह रहे थे। ये बात तो बड़े अमन से हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या करें। बदकिस्मती की बात कि हिंदू और सिख जो अवाम थी वो तो दुश्मन हुई ही हुई, वो तो दुश्मन हुई ही हुई, और बहुत से मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, इज्जतें लूट ली गईं। मेरा बेटा ये कोई छोटी बात नहीं है। चूंकि मेरे बुजुर्ग हिंदुस्तान से लुटे हुए आए तो मैंने सुनी वो कहानियां। तो आप बच्चे भी किसी के पास बैठिए और ये कहानियां सुनिए ताकि पता चले कि ये पाकिस्तान बना कैसे। तो ये जो चंद एक बातें मैंने कही ये इम्तिहान में नहीं लिखनी, लेकिन ये बहुत बड़े दुख की बात कि हिंदू और सिख अवाम वो तो दुश्मन थी ही थी, लेकिन जो भारतीय फौज थी ये भी उनके साथ मिल गई। हालांकि फौज को तो न्यूट्रल रहना चाहिए था। उससे क्या हुआ कि हिजरत इतनी तादाद में हुई, लाखों की तादाद में मुसलमान उनको पाकिस्तान आना पड़ा, और लुटे पुटे हुए आए, जख्मी हालत में आए। ऐसे में अल्लाह ताला ने करम किया, कुछ मुखय्यर हजरात सामने आए। हुकूमत पाकिस्तान, उनकी खुराक का मसला, रिहाइश का मसला, अद्वियात का मसला, ये तीन चार बातें मेरा बेटा बहुत याद रखिएगा। तो यानी हिजरत की इतनी बड़ी तादाद का वाकया कम अज कम तारीख इंसानियत में नहीं मिलता। लेकिन ये वो खूनी हिजरत थी, खून से लथपथ हिजरत थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दुख आज तक नहीं जाया, कम से कम हमारी नस्लों से तो नहीं जाएगा। अ, हो सकता है आज से 100 साल बाद कहीं चला जाए, लेकिन जब जब शहीदों की कब्रों पे कोई जाएगा ये दुख ताजा हो जाएगा। चलते हैं अगली मुश्किल, असासों की तकसीम। अब आप बदकिस्मती देखिए, जैसे आप बच्चे जानते हैं कि हर मुल्क में एक बैंक होता है जिसमें पूरे उस मुल्क की दौलत रखी जाती है। इसी तरह से इस लफ्ज को बहुत याद रखना है, रिजर्व बैंक। ये बेटे फिर देख लीजिएगा, रिजर्व बैंक। तो जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो उसमें रिजर्व बैंक था। तो जब उसकी तकसीम हुई उसकी, तो टोटल 4 बिलियन थे उसमें। ये लफ्ज आपने रट्टे लगाने हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। 4 बिलियन थे, लेकिन जब तकसीम हुई तो 750 मिलियन पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, 200 मिलियन दिया गया। फिर उसके बाद गांधी जी जब दुनिया भर में कहीं शर्मिंदा होने लगे, ये देखिएगा, गांधी जी दुनिया भर में शर्मिंदा होने लगे तो फिर उन्होंने 500 मिलियन मजीद दे दिया। अभी भी 50 मिलियन भारत ने हमारा देना है। अब आप देखें, जब तक पैसे नहीं होंगे तो हम अपने घर की तामीर कैसे कर पाएंगे। कितनी बड़ी, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का करम शामिल हाल हो तो कोई मसला नहीं है। अगली बात, फौज की तकसीम। अब जाहिर है फकत इंसानों को फौज नहीं कहते। इंसान तो तभी लड़ेंगे जब उनके पास असलहा होगा। जी बेटे, क्या होगा उनके पास? असलहा होगा। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन कह लें या बरतानिया वाले, वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान का कमांडर एक ही हो, लेकिन ये बात कायदे आजम ने नहीं मानी। कायदे आजम ने ये बात नहीं मानी कि कमांडर एक हो। ऐसे में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने बहरहाल एक अपना कमांडर बनाया, और जो फौजी असासे जिनको कहा जाता है, यानी जिसमें खास तौर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां यानी असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां। अजीब इत्तेफाक कि ये 16 की 16 उन इलाकों में थी जो हिंदुस्तान में चले गए। यानी पाकिस्तान के इलाकों में एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी, असला बनाने वाली फैक्ट्री नहीं थी। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान को 60 मिलियन मिलने चाहिए थे। बहरहाल मैंने कहा ना, जज्बा जवां था। तो वाह कैंट में, नाम तो सुन रखा है आपने, इस्लामाबाद के पास है।
तो फिर वहां पर पाकिस्तान की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी। और अल्लाह ताला उन वर्कर्स को सलामत रखे, बहुत दुआएं उनके लिए कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वो ये आज ये फैक्ट्रियां कायम कर दी। मेरा बेटा याद रखिएगा, ये बातें इम्तिहान में नहीं लिखनी, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, चूंकि मैं क्या करूं, टीचर हूं, आपकी तामीर किरदार करना मेरा फर्ज है। कोई भी कौम जब तक एक मजबूत आर्मी नहीं रखती, जज्बे से भरपूर आर्मी नहीं रखती, वो दुनिया के नक्शे से मिट जाती है। मैं करीब की एक मिसाल दे दूं। मुगलिया सल्तनत मुगलिया सल्तनत 1757 में दुनिया की अमीर तरीन सल्तनत थी। आज वो दुनिया के नक्शे पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक मजबूत आर्मी उसके पास नहीं थी। 1757 में 22 करोड़ हिंदुस्तानी थे, और आप बच्चों को पता है कि सिर्फ 3000 अंग्रेज आए और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दिया। चलें, ये कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन बस याद रखिएगा, एक मजबूत आर्मी जरूर जरूरत है हर मुल्क की। आगे चलते हैं। एक और मसला दरियाई पानी का। अजीब इत्तेफाक, ये दरियाओं के नाम आपने यहां पर बहुत बहुत याद रखने हैं। फिर देख लीजिएगा, दरियाए सिंध ये बड़ा दरिया है, ठीक है। उसके बाद जेहलम है, चनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि ये तीनों के तीनों दरिया, रावी, सतलुज, ब्यास, ये तीनों के तीनों दरिया जो हैं ये हिंदुस्तान से चलते हैं और पाकिस्तान में आते हैं। ये जेहलम और चनाब जो हैं ये कश्मीर से चलते हैं और पाकिस्तान में आते हैं। और सिंध के एक वाहिद ऐसा दरिया है कि ये पाकिस्तान से ही तकरीबन चलता है और पाकिस्तान में ही रहता है, लेकिन इससे भी कुछ सोर्सेस, यानी कह लें हिंदुस्तान के इलाकों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो ये एक खतरा भी हुआ और कुछ भारत ने ये शरारतें भी की कि पानी रोकना शुरू कर दिया। जी बेटे, क्या था ये? देखें, 1948 पंजाब को आने वाला रास्ता रोक लिया। कितनी बड़ी ज्यादती है, यानी कितने जुल्म की बात है कि पानी तक रोक लेना। ये तो यजीद ने ये काम किया था कि पानी रोक लिया था, तो पानी रोक लिया। बहरहाल उस वक्त के लीडर्स का भला हो कि उस वक्त वो वर्ल्ड बैंक में गए और फिर वर्ल्ड बैंक के जरिए से, यानी आलमी बैंक, ये देख लीजिएगा, आलमी बैंक के जरिए से फिर एक मुआहिदा तय पाया। उस मुआहिदे का नाम आपने बहुत बहुत याद रखना है, सिंध तास का मुआहिदा। बहरहाल ये तीन दरिया ये भारत को मिल गए, लेकिन ये तीन दरिया पाकिस्तान को मिल गया। ये वो कीमती बातें हैं जो आप बच्चों ने याद रखनी है, अपने अल्फाज में लिखिएगा तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन ये अहम बातें, ये अहम पॉइंट जो मैं पिन पॉइंट करता जा रहा हूं, इनको जरूर आपने याद रखना है। बेटे, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रियासतों का तनाज़ा। यहाँ चूंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इस बात को पढ़िएगा जरूर, लेकिन इसको लिखिएगा जरा मुख्तसर करके। ये बात याद रखिएगा। पहली बात कि देसी रियासतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंस, यानी शहजादा, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। इन पर बरतानिया का जो कंट्रोल था वो देख लीजिएगा। एक बात जो याद रखने वाली है कि इसकी कुल आबादी रियासतों की कितनी थी? 1/4, यानी 100 में से 25 अफराद इन रियासतों में रह रहे थे। तो इन रियासतों के लोगों को, यानी ये इख्तियार दे दिया गया वहां के नवाबों को, महाराजों को, कि भाई आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप देख लें, हिंदुस्तान के नजदीक हैं तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान के नजदीक हैं तो, या वहां मुसलमानों की तादाद अगर ज्यादा है तो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन जब आप रियासतों का तनाज़ा पढ़ेंगे या याद रखेंगे तो इन 4 रियासतों का नाम बहुत याद रखेंगे। रियासत हैदराबाद दक्कन, जी बेटे, इसमें से बहुत बहुत अहम बात आपने याद रखनी है कि लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव पर इसे शामिल किया गया। बस ये एक बहुत अहम बात। अगली है आपके पास रियासत जूनागढ़। ये रियासत जूनागढ़ जो है, एक याद रखिएगा कि ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, देख लीजिएगा कि वो खत जो गवर्नर जनरल ने लिखा, लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा, जिससे हिंदुस्तानी फौज इसमें दाखिल हो गई, कितने दुख की बात है। इंसाफ करने वाले ही जब इंसाफ ना करें तो फिर क्या होगा। अगली गल है जी बेटे मुनावदर। तो मुनावदर की जो वो है रियासत, इसका भी कुछ इसी तरह का मामला है।
कि गवर्नर जनरल माउंट बैटन ने उस पर दस्तखत किए कि भाई हिंदुस्तानी फौज इसमें दाखिल हो जाए। और रियासत जम्मू कश्मीर का मामला तो आप बच्चे जानते हैं, बस इसमें से अहम बातें देख लीजिएगा मेरा बेटा। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा कि आपकी ये सातों की हेडलाइंस जरा बराबर बराबर मिकदार में चलें, इसलिए कि किसी एक अहम हेडलाइन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना आप बच्चों ने। कोशिश कीजिएगा कि बराबर बराबर लेके चलिएगा। हाँ, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा आपके दिलों में सलामत रखे। बहुत दुआएं। वस्सलाम।